अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी फिजा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी अमेरिका को जवाब में, वो उनको पहुंचा दी गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फैसला करना है, अदरवाइज वो ये कह चुके हैं कि मैं फिर जो मेरा फ्रीडम जो एक ऑपरेशन था उसको मैं सुपर फ्रीडम के तौर पर लॉन्च करूंगा क्योंकि ईरान को मेरी शर्तें माननी है। यहाँ इसको भी आगे प्रोग्राम में चलकर हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले तो हम जिस तरीके से मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से दबंग अंदाज में आके खिताब किया है और एक बार फिर से दुश्मन को ललकारा है। उन्होंने कहा कि ये दो नजरियात की जंग थी, ये दो ममालिक की जंग नहीं थी, और हम इस पर हम खुशकिस्मत है और हमें खुशी महसूस होनी चाहिए है कि हम इस जंग में फतह याब रहे हैं। और आगे इंडिया अगर फिर से ऐसी कोई शरारत करता है या उसको कोई मिस एडवेंचर करना चाहता है तो उसको भी जवाब देने के लिए हम भरपूर तैयार है। और यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सरबरा तहरीके जो नौजवान पाकिस्तान मौजूद है और बड़ा ब्लंटली ये आकर जो है वो बोलते हैं। सर, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके साथ हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मैं अब्दुल्ला साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी खिताब किया, आपने सुना होगा। एक तो मैं चाहूंगी कि मार्का हक की सेलिब्रेशन, इंडिया का जिस तरीके से हमने जो है वो शिकस्त दी है, आई थिंक इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना ज्यादा मोतरफ हुआ है पाकिस्तान का भी, और फील्ड मार्शल की बार बार तारीफ कर भी रहा है। लेकिन अभी भी इंडिया और उसका मीडिया देख ले या मोदी के बयान देख ले, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी इसके साथ लेकर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। और हसीना वाजिद की एग्जिट के बाद से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो अब वो अपने दुश्मन को मजीद खुद ही बढ़ाई जा रहा है। पाकिस्तान के बाद अब वो बांग्लादेश की तरफ रुख करके बैठा हुआ है। देखें, भारत की साजिश से और भारत के मकर और फरेब से पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। अभी नरेंद्र मोदी चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में मिल जाएं, तो इसलिए वो बांग्लादेश के ऊपर हमला करना चाहता है। वो आए दिन साजिशें करना चाहता है, तो जाहिर है उसको अपने पुराने गुनाह याद आ रहे हैं। ढाका में खड़े होकर उसने कहा था कि मैं बतौर एक आरएसएस का गुंडा, मैं तो यही कहूंगा, मैंने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया था। अब उसको जाहिर है मलामत हो रही होगी। जिस तरह से आपको पता है एप्स्टीन फाइल के मामले पे नरेंद्र मोदी की कुछ चीजें सामने आ रही हैं, उसको वहां भी मलामत हो रही है। अब पता नहीं उस एप्स्टीन फाइल में इसका क्या किरदार था, रनाना किरदार था, मर्दाना किरदार था, या शायद दरमियाना किरदार था, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो एप्स्टीन फाइल ही बताएगी। बाकी जो नरेंद्र मोदी के जो अज़ाइम हैं उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि वो अपनी जो खपाशत है उससे बाज नहीं आएगा। उसकी वजह बड़ी सादी सी है। एक तो हिंदुत्व की पॉलिसी, दूसरी जो है वो चाणक्य का जो एक दोस्तों के साथ रवैया है, जिसके अंदर वो अपने पड़ोसी को हमेशा अपना दुश्मन गर्दानते हैं। और फिर तीसरी जो चीज है वो उनको ये खाई जा रही है कि दुनिया के अंदर जो उनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए पाकिस्तान ने, बतौर इस खित्ते का एक लीडर बनने का, इसकी क़यादत करने का, और साथ ही साथ चाइना के मद्दे मुकाबिल खड़े होने का, और तीसरा जो चौथी आलमी ताकत बनने का वो ख्वाब लेके चला था, वो तो कहीं पाकिस्तान ने उसका ख्वाब लूट लिया। और ये ख्वाब जो न सिर्फ लुटा बल्कि अब उसको जगह जगह अपनी इज्जत लुटते नजर आ रही है। उसकी वजह आप देख लीजिए कि वो यूनाइटेड नेशन में नहीं जा सका क्योंकि लोगों ने पूछना था। वो जाके आसियान कॉन्फ्रेंस नहीं बैठ सका। वो अपने जो भारतीय माता है वो अपने पिता को खोजते खोजते इजराइल तो पहुंच गई, लेकिन पता चला कि शर्मुल शेख माहदे के अंदर जब उनको वहां बैठना था और वो एक जो गजा पीस बोर्ड था उसका वो नहीं बन सका, क्योंकि उसको ये पता था कि लोग पूछेंगे भाई पाकिस्तान ने आपको मारा, कहां कहां मारा। आपने भारत का सिंदूर उजाड़ कर उसको बेचारी को बेवा कर दिया है। यहाँ तक सारी बातें ठीक है, लेकिन जो अगला स्टेप मैं देख रहा हूँ, अगली जंग जो है, अगला बड़ा मार्का जो है, वो अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, मौशियत है, मीडिया है, आपको इंटेलिजेंस के मैदान में देखना होगा। और अगर आप इन मैदान में गौर करेंगे तो मेरा पाकिस्तान जो है वो अभी तक उस तरह इन चीज़ों में ग्रिप नहीं कर पाया। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, इंटेलिजेंस फील्ड में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। दिस आई टेंड टू रिस्पेक्टफुली आपके साथ मैं इसको नहीं एग्री करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उनसे कहीं आगे है। अगर ना होती तो ये जो ठीक ठीक जो हमने सर्वे किए थे, जो हमने रैकी की थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर बुनियानो मरसूस की कामयाबी हुई, जिसमें ब्रह्मोस की बैटरियों का पता था, जिसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स पता थे S-400 के, जिसके अंदर हमें उनके रेडार सिस्टम्स पता थे, आखिर कोई तो वजह थी ना। तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस की फील्ड में हम उनसे मेरे ख्याल में एक जेनरेशन आगे हैं। मैंने आपको एक दिहाई की बात नहीं की, मैंने एक जेनरेशन की बात कही है। जहां तक आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी यकीनन भारत के पास मुख्तलिफ ममालिक की टेक्नोलॉजी है। जैसे फ्रांस का राफेल है, तो साथ ही रूस का S-400 है, तो फिर P-8I जो है वो अमेरिकन है, तो कहीं ड्रोन उनके पास इसराइली हैं, लेकिन इनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं ना, उन पर अभी भी हमें सुपर हैंड है। अभी भी देखिए ना, राफेल के टाइम पे भी हमने राफेल गिरा दिया ना। बट मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दे दें कि फील्ड मार्शल साहब ने जब अपनी तकरीब आज की है, उसकी खिताब में उन्होंने कहा है, एक वर्ड यूज किया है कि वसी और खतरनाक तरीन नताइज का सामना हो सकता है। तो ये जो इस तरीके से ये एक कहना चाहिए रोबदार आवाज में जो जवाब दिया गया है, ये बयान कोई नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने जा रहा है, कोई नई अलायंस बनाने जा रहा है? आपकी नजर में इस बयान की अहमियत क्या है? मैं समझता हूं कि ईरान के साथ अगर ये जब मामला खुल जाएंगे तो पाकिस्तान को एक तिजारती हुजूम में एक इतना बड़ा बूस्ट आएगा जो शायद मैं और आप सोच भी ना सकें। तीसरी जानिब जो फिजा साहिबा ने बात की, देखिए फिजा साहिबा, बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने बड़ा वादे कर दिया है कि इस टाइम पे उन्होंने अपनी इंटेंशंस की डिक्लेरेशन कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि अगर तुम इस बार ऐसा कोई करने वाले हो, क्योंकि भारत ये मान नहीं रहा, उसने अपना दिफाई बजट का हुजम $100 बिलियन से तजावज कर दिया है, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि दुनिया से टेक्नोलॉजी ले, और अब जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो खरीदना चाह रहा है रूस से, जिसके साथ बातचीत चल रही है, वो 400 किलोमीटर यानी कि PL-15 से ज्यादा दूर मार करते हैं। तो लेकिन तब तक PL-16 हम ले लेंगे। तो मकसद यहाँ ये नहीं है, मकसद सारा इतना सा है कि उनके ट्रेनिंग के अंदर सुकम है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अमेरिका के बाद उन शायद चंद ममालिक में होगा, आलम इस्लाम का शायद पहला मुल्क जिसका अड्डा जो फौजी अड्डा है वो किसी दूसरे मुल्क में होगा। और मेरा ख्याल है कि 6 और ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई डील साइन करने के लिए तुले बैठे हैं, और इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी ईरान जंग का जैसे ही कोई तस्वीर होता है तो नजर आ जाता है। पाकिस्तान का जश्न का एक साल, कामयाबी का साल, भारत की जिल्लत और रुसवाई का एक साल। भारत इस सब के अंदर मैं ये कहूंगा कि हमें हम्बल हो जाना चाहिए। मजीद इसके ऊपर हमें जो है वो मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए। इसको ज्यादा बढ़ा के अब हमें जो है वो नहीं उस अंदाज में, हाँ इसकी कामयाबियां तो हमें पता चल गई, अब उन कामयाबियों को कैश करने का वक्त है, अब उनके ऊपर हमें मामला करने का वक्त है, और उसको दुनिया के सामने पेश करके अपने मईशत को बेहतर करने का वक्त है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल और UAE अब एक साइड के ऊपर खड़े नजर आते हैं, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर रूस, चीन और मशरकी इत्तेहाद के अंदर जाता नजर आ रहा है, जिसके अंदर मशरकी वस्ता भी शामिल है। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में हमें अपनी मईशत के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी पड़ेगी, कौम के अंदर तकसीम के अमल को खत्म करना पड़ेगा, और दीगर ममालिक के अंदर ऐसे मजबूत सफीर हमें तैनात करने पड़ेंगे जो पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदगी करें, ना कि सफीर बनकर सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम लोग जो है वो मुत्तहिद हों और अपनी फौज के पीछे खड़े हों, और ये इसका सबूत है कि जो हमने लास्ट ईयर के साथ वॉर हुई थी उसमें जब पूरी कौम साथ खड़ी थी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जब पूरी कौम पीछे खड़ी होती है तो फिर फौज का मोराल भी बहुत बुलंद होता है। छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको एक बार खुशामदीद कहते हैं। मार्फा हक की सेलिब्रेशन चल रही है और उसमें जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, उन्होंने भी तकरीब से खिताब करके और सही एक बार दुश्मन को ललकारा है। लेकिन अभी आलमी मंजरनामा भी अगर देखें तो उसमें भी बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। उसको भी प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल करते हैं। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद है, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब मौजूद है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हमारे अभी 1 साल मुकम्मल होने के बाद हमने अपनी पाक फिजाइया को कितना स्ट्रेंथन किया है, और उसके बाद आई एम श्योर इंडिया ने भी राफेल और बाकी तमाम बहुत से मुआहिदे किए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसे क्या मिसाइल हैं जिस पर अभी भी हमें सुपरियोरिटी है? देखें, एयरफोर्स जो है ना, ये बुनियादी तौर पे एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव जो है आउटफिट होती है। इसमें हर वक्त जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका काउंटर भी बन रहा होता है, या उससे बेहतर चीज जो है वो कहीं दूसरे कंपनीज में, दूसरे मुल्कों में उससे डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है। तो एट एनी वन टाइम ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इसीलिए आपने नाम सुना होगा जी, वो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और इसी तरह मिसाइलों में अगर हम बात करें तो जब हम लोग 65 की बात करते हैं तो उस वक्त की ज्यादातर क्लेम्स जो हैं वो गन शॉट्स के थे, फिर मिसाइल्स के क्लेम्स थे, शॉर्ट रेंज मिसाइल 2 मील, 4 मील, 6 मील रेंजेस वाले। फिर जब हमने F-16 एक्वायर किए तो ये बात 12-14 मील तक चली गई। और फिर इसी तरह हम एक दूसरे के साथ मजबूरन इस तरह कंपटीशन में रहे कि भारत को एक जुनून है आर्म्स रेस का, क्योंकि उनके पास बड़ा इकोनॉमी साइज है, फिर उनको मल्टीपल सोर्सेस से चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे साथ कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, और दूसरे हमारे ऊपर तो हमेशा पाबंदियां ही रही हैं जी, किसी ना किसी हवाले से। तो हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर लेने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, और इसीलिए हम फिर अपने इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में वाहिद एयरफोर्स हैं जो अपने फाइटर्स खुद बनाती है। सवाल आपसे ये है कि ईरान के डॉक्टर साहब जो स्पीकर हैं कालीबाफ साहब, उन्होंने बाकर कालीबाफ साहब ने फरमाया है कि हमने अमेरिका का F-35 लेटेस्ट तैयारा जो है वो गिराने का दावा किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो हमें यह बताएं कि F-35 जो अमेरिका का है वो क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज़ है, और इसी तरह अगर आपको पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त परेड पर कौम को खुशखबरी नज़र आ जाए कि हमारे यहाँ J-35 अगर फ़ज़ा में बुलंद हो रहा हो तो हम तो फ़ख्र से हमारा सर बुलंद हो जाएगा। हजूर ये बताएं कि ज़रा कंपैरिजन करना पसंद करेंगे कि J-35 और F-35 इनके बारे में आप तो बहुत समझते हैं हथियारों को, हजूर अनवर। जी मैं अर्ज करूं जी, देखें ये 90s की दिहाई में ये टेक्नोलॉजीज, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें जहाज जो हैं वो कंपोजिट हाइड्रोकार्बन्स मटेरियल से बनना शुरू हो गए। और उसके बाद ये चीज़ एक चैलेंज था कि जहाज़ के अपने साइज की वजह से वो जो एनर्जी वापस बाउंस बैक होती थी तो वो रेडार्स के ऊपर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो एक्सपोज होता था, और दूर से दुश्मन को पता चल जाता था कि उसके ऊपर स्ट्राइक आने वाली है। तो इसके ऊपर सोच विचार के बाद फिर ये स्टेल्थी फीचर डिज़ाइन के भी और उसके मटेरियल के भी, और फिर उसके ऊपर पेंट्स भी इस तरह के किए जाते हैं कि जहाज देर तक जो है वो डिटेक्ट ना हो, और वो अपने इतना करीब टारगेट के पहुंच जाए बगैर डिटेक्ट हुए, ताकि उसको सरप्राइज का एलिमेंट जो है वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो एक फिलॉसफी थी। उसके लिए अमेरिका ने F-117A फाइटर्स बनाए, पहले स्टेल्थी फाइटर्स, और B-1 बॉम्बर्स बनाए जो गल्फ वॉर में इस्तेमाल भी हुए, और फिर उस दौरान वो F-22 रैप्टर्स इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर होते होते F-35 तक वो पहुंचे, जिसको अब हम ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं बेहतर हैं? एक तो ये है कि ये स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, यानी इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ रेडार्स पे ये बहुत मुश्किल
कभी हाईएस्ट डिग्री आप कह लीजिए कि बहुत देर से होता है, लेकिन अब ऐसे रडार्स हैं और जिससे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ये जो इसके ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। फिर तीसरी बात ये है कि ये जो वेपन्स कैरी करते हैं अब उनकी रेंजेस बहुत बढ़ गई। तो जैसे मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में जो बात हुई कि इसको एयर फोर्स की टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी कहते हैं कि आप दुश्मन के आमने सामने हुए तो कौन अब ऐसा इक्विपमेंट रखता है या ऐसी महारत रखता है कि वो पहले शूट कर सके, क्योंकि ये आमने सामने आ रहे होते हैं। तो वो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी हम भारत के साथ भी कंटेस्ट करते रहे और अब अल्लाह का फजल है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे कि हमारे पास जो फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी PL-15 मिसाइल की सूरत में हमें मिली और वो हमने इस्तेमाल किए, तो भारत को ये सरप्राइज था। तो ये इसी तरह J-35 के F-35 के मुकाबले में चाइना ने J-35 एयरक्राफ्ट बनाया है जो हम जंग से पहले ही टेस्ट एंड ट्रायल के मराहल से गुजर चुके थे। अब इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द वो इंडक्ट हो हम एक्वायर कर लेंगे इंडक्शन प्लान में, और फिर अगला फेज उसका ट्रेनिंग और कॉम्बैट रेडीनेस का है। वैसे मलिक साहब, जो हमारे जंग के दिनों में ये बात तो बहुत ज्यादा फेमस थी कि चाइना की जितनी टेक्नोलॉजी की एडवर्टाइजमेंट हमने कर दी है ना उनकी सूरत में, इतना तो शायद चाइना को कभी भी इस तरीके से उनकी टेक्नोलॉजी का पता ना होता। तो ये भी एक, और अभी भी अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आई एम श्योर उनको पता है कि ये कैपेबल हाथों में जा रहा है। अदरवाइज राफेल जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इंडिया ने जो हाल कर दिया था वो भी हमारे सामने ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम जो है वो मार्का हक की सेलिब्रेशन तो जारी रखे हुए हैं और उसके साथ साथ जो इंडिया है उसको बता रहे हैं कि अभी भी अगर कोई सरप्राइज या कोई शरारत करने की कोशिश की सो वी आर रेडी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बात कर ले। तो जैसे हम जब भी अपने सेगमेंट में अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि महंगाई वैसे ओवरऑल ग्लोबली तो बढ़ रही है, फिर चाहे उसे वॉर सिचुएशन में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन स्टिल पाकिस्तान तो पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई में पिसा हुआ है और खित्ते का सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो बिक रहा है। जहां पे ईरान में जहां पे वॉर चल रही है वहां पर इतना महंगा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आए दिन पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा रहा है और फिर इल्जाम लगा देता है जी IMF का कि IMF ने ऐसी कड़ी शर्त रखी है जिसकी वजह से हमें पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा है। तो हमारे साथ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो कि अक्सर हुकूमत को मशवरे भी देते रहते हैं, बसते भी रहते हैं पॉलिसीज पर भी, हमारे साथ खाकार नजीब साहब मौजूद है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर वेलकम टू द शो। और हमें एक मिनट तो क्लियर कर दे कि क्या वाकई पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई है, जितना भी हम ये पेट्रोल और बाकी सब चीजों के महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या ये तमाम शराइत IMF की रखी हुई है और हम अच्छे बच्चों की तरह मोहम्मद औरंगजेब साहब जाके IMF को यस सर कह देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है कि IMF इज अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। ये मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपने IMF से अपना ही होमवर्क अच्छा किया हो तो यू कैन निगोशिएट अ प्रोग्राम। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, IMF उसको सपोर्ट करता है। जो भी ममालिक इस तरह प्रोग्राम में होते हैं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि पुट योर बेस्ट टीम ऑफ फिजिकल मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट्स, एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स जो इस चीज को फंड से आर्ग्यू कर सकें, विच इज द फॉलोइंग। लेट्स से कि 18% GST होता, मैं इसकी बड़ी आसान मिसाल देता हूं, तो और पेट्रोल की कीमत जो कि इंपोर्ट है शायद 270 की, तो उस पर 70 रुपए के करीब बनता GST। आपने PDL 100 प्लस कुछ रखा हुआ है, सो 117 का PDL उस पे है। हमने वादा वही ये किया था कि 160 टोटल कर देंगे पेट्रोलियम लेवी को, जिसको आप टैक्स ही समझ लें। अब वो बाकी 42-43 रुपीज आ रहा है डीजल से। आप IMF से बात ये करें कि जब कीमतें बढ़ रही हों तो ये करना ठीक नहीं है, जब कीमतें घट रही हों तो हम पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी का एक 1468 अरब रुपए का टारगेट है, ये हम सरपास कर जाएंगे, कंफर्टेबली मीट कर जाएंगे। हमें कहीं और की शॉर्टफॉल, अगर 683 अरब की FBR की शॉर्टफॉल है, उसको इस मद में पूरा नहीं करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान एक पर्टिकुलर चीज होल्ड करता है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है
क्योंकि हम बहुत रोड बेस्ड सप्लाई चेन्स पे हैं, फॉसिल फ्यूल्स पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं। वीक ट्रेल है हमारी रेलवे की, यानी कि बहुत कम हम फ्रेट की मूवमेंट करते हैं। मास ट्रांजिट भी नहीं है सिटीज में। डीजल डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे। सो पाकिस्तान को अपनी अगर अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह को नुमाया तौर पे संभालना है, जो कि 15% से तजावुज कर गया है, जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है, जिसका मतलब ये है फिजा कि वो 51 अशियाए खुर्दनोश जो आप खरीदती हैं बाजार जाकर, उनकी कीमतों में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी एक साल में आई है। आपकी तनख्वाह तो आपके चैनल ने शायद इतनी नहीं बढ़ाई, सो आपकी कुव्वत खरीद टूटी है सारे पाकिस्तानियों की तरह। और क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की फ्यूल पे डिपेंडेंट है, तो फूड पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, लॉजिस्टिक्स पे बहुत इंपैक्ट आता है। सो आईएमएफ से ये बात करनी चाहिए, आज भी करनी चाहिए। ये वॉर तवील हो गई है, ये स्पाइक्स नहीं है, इसको मीट करने के लिए और लॉन्ग टर्म में समझना चाहिए कि पाकिस्तान बगैर किसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के गया। हमें अपना पूरा जो दायरा कार ऑफ ब्रॉडर टैक्सेशन है वो ठीक करना है, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है, आज भी कर लें, इसलिए कि इनको काट के ही आप पेट्रोलियम लेवी को ना बढ़ाएं तो शायद आप ये वक्त गुजार जाएं। पेट्रोलियम सेक्टर को डीरेगुलेट करना है, ये जो हुकूमत प्राइस फिक्स करती है, मंगवाती है, बेचती है, इस काम से निकल जाएं। जिस जगह भी हम इस काम से निकले हैं वहां पे कीमतें कम हुई हैं, कंपटीशन बढ़ा है। जिस सेक्टर में भी हमने ये किया है, फ्रेट को रोड से नेशनल हाईवेज बिल्ड कर करके 80-85% फ्रेट मत कैरी करें इस पे, ये इनएफिशिएंट वे है। इसको रेलवे पे लाना है। रेलवे अगेन सरकारी अदारा है, 100 अरब रुपया उसको देते हैं सालाना। उसको ठीक करने के लिए अगेन हमें उसमें एक कंपेटिटिवली निकालना पड़ेगा सरकारी तहवील से। एनर्जी, थर्कोल, सोलर इन द इवनिंग, यानी कि सोलर जो अब सोडियम बैटरीज और लिथियम आयन है वो शाम को भी काम करें। विंड कॉरिडोर्स, पन बिजली, ये वो लॉन्ग टर्म मसाइल हैं जो एनर्जी को लोकलाइज कर देंगे या इंडिजनाइजेशन पे चले जाएंगे। इससे लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी टूटेगा। मैं ये फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं, 1 साल रह गया, फंड का प्रोग्राम शायद सितंबर-अक्टूबर 2027 में खत्म हो जाएगा। अगर तो आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये जितनी चीजें अभी मैंने सामने रखी हैं ये करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की जो इस वक्त बहुत ज्यादा छोटा काश्तकार है वो बहुत अनप्रोडक्टिव है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर की, 6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, ये भी 4 अरब डॉलर का खसारा करते हैं। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर्स को ठीक किए बगैर ये कहना कि बेहतरी आ गई है इज लाइक सेइंग कि एक स्टेबिलिटी है जो आईएमएफ एंगेजमेंट डिपेंडेंट है। इस सिंड्रोम से निकलिए। 24 बार आईसीयू के डॉक्टर के पास गए हैं, गेट अ सेट ऑफ वेरी स्मार्ट डॉक्टर्स लोकली एंड आस्क देम टू डू द सर्जरी जो मैं भी आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, पाकिस्तान को ठीक करना होगा, लेकिन मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड ने आलमी मार्केट की कम तरीन बोलियां मुस्तरद कर दी है। अब पाकिस्तान को कतर के साथ बराह रास्त मुआहदे के जरिए मजीद सस्ती और मुस्तहकम गैस मिलने के कभी इम्कानात है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान की तरफ से एलएनजी की बोलियां मुस्तरद करने के इक़दाम को सफारती और मुआशी पेशरफ्त के तौर पर कैसे देख रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को गैस अब सस्ती मिलना शुरू हो जाएगी? डॉक्टर साहब, एक तो बात ये हुई कि हमारा जो बिफोर गोइंग इनटू द वॉर सब ये पाकिस्तान में कह रहे थे कि जी एलएनजी के जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ये बहुत भारी पड़ रहे हैं और हम यूज नहीं कर पा रहे। अब जब एलएनजी का फोर्स मजोर हो गया, 8-9 कॉन्ट्रैक्ट हमारे कतर के थे, एक ईएनआई इटली की कंपनी है उसका था। ये जब निकल गई सारी गैस 1000 MMCFD तो सबने कहा जी बिजली की भी शॉर्टफॉल इस वजह से आ रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बड़ी हैसियत होती है। ये $7 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अभी जो खरीदने जा रहे थे वो $18 की है। ये $18 पर MMBTU की गैस कतई तौर पे नहीं खरीदनी चाहिए। इन जैसे ममालिक को, साउथ एशिया, पाकिस्तान जो इंपोर्टर हैं, उनको अपनी डिमांड को कर्ब करके, अपनी जो आदात हैं उनको बदल कर, अपने ट्रिप्स को काट कर, हुकूमत के को 4 दिन पे लाकर पूरे प्राइवेट सेक्टर को एफिशिएंटली बिजली के इस्तेमाल करके हाउस होल्ड्स में भी ये बचानी चाहिए थी। एक अच्छी खबर ये है कि पहला कतर का जहाज निकला है, स्ट्रेट ऑफ हरमोज में घुसा है
वो पाकिस्तान के लिए एलएनजी लेकर आ रहा है और वो उसको पार कर गया है और ओमान की जो स्टेट है उसमें आ गया है वाटर्स में, और वो पाकिस्तान आ रहा है. सो दैट्स अ गुड हम्बलिंग न्यूज फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट. लॉन्ग टर्म यही है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ खत्म हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे उनकी कैपेबिलिटी बिल्ड होती है उनमें चलें, और जैसे जैसे वॉर डी एस्केलेट करेगी तो जो तेल की कीमत है, एलएनजी की कीमत उससे रिलेट करती है, फर्टिलाइजर की कीमत उससे रिलेट करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो बाकी चीजें बनती हैं वो नीचे आ जाएंगी. लेट्स ऑल कितना टाइम लगेगा सर इन प्राइसेस को नीचे आने में? अगर वॉर जैसे एक्सपेक्टेड है कि शायद चाइना जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आते हैं, अगर पाकिस्तान आते हैं और डील हो जाती है तो एट वंस बिल्कुल एकदम से तो सब कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा ना. प्राइसेस 450 रुपए लीटर पेट्रोल अगर डलवा रहे हैं तो उसको अपनी वापस पुरानी प्राइस पर आने में कितना टाइम लग सकता है? फिजा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. 1 बिलियन बैरल्स दुनिया में शॉर्टफॉल हो गया. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ा फिगर है. आप सही कह रही हैं. हमें अगले 4 से 6 माह में ये दोबारा रिप्लेनिश होना है. जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी खुल जाएगी, एलएनजी को वापस सिस्टम में आना है. 20% एलएनजी भी वहां से गुजर रही थी. 2 एरियाज जो डिस्टर्ब्ड हैं उनको आने में 2-3 साल लगेंगे. मेरे ख्याल में 6 महीने लगेंगे प्राइसेस को नॉर्मलाइज होते हुए. इसका मतलब है $100 से नीचे आके कहीं $80-85 पे आ जाएं. 415 को अगर लोकल जबान में समझना चाहें तो 300-325 पे आ जाएं. इनमें भी अभी आपको टाइम लगेगा. इस टाइम को गुजारने के लिए लोगों से दरखास्त ये है कि हर महीने ये डिसाइड करें कि हम पिछले महीने से 5 या 10% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, गैस, पानी कम इस्तेमाल करेंगे. दैट्स द ओनली वे टू डू इट. हुकूमत खुद ये तय करे कि वो किस तरह पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंटली चलाएगी, और जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स दिहानियों में नहीं कर पाई वो करके हम सेविंग्स करेंगे ताकि हमें पीडीएल, पेट्रोलियम लेवी या नए टैक्सेस बजट में ना लगाने पड़े. बिकॉज अभी 4 से 6 महीने ऐसे ही गुजरेंगे. मई में अगर तस्फिया पूरा हो भी जाता है, विजिट है चाइना का, ये सब बातें ठीक हैं. अव्वल तो मेरा ख्याल है कि इतना क्लियर तस्फिया दिखाई नहीं देगा. कुछ पॉइंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये चीज सीज फायर में चलती रहेगी और फिर इट विल कीप गोइंग. ऑयल मार्केट्स टर्बुलेंट ही रहेंगी, बट विद इन द 4 to 6 months जब रिप्लेनिश हो जाएगा सप्लाई तो आप डाउनवर्ड मूवमेंट देखेंगे. इस सब के लिए और जो लॉन्गर टर्म पाकिस्तान ने काम सीखे हैं, कोविड 2 में गए थे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व 0 थे, इसको कोविड 2 कह रहा हूं. आपको कोविड 1 ने सिखाया था कि आप कमर्शियल फ्रेमवर्क के रिजर्व से नहीं जा सकते. सो अब रिजर्व्स का जो बिल्डअप है वो कैसे होना है, मतलब इतना बड़ा 25 करोड़ का मुल्क है, इसको चलाने के लिए और पूरी जो बातें मैंने अर्लियर की हैं, स्ट्रक्चर्स की तब्दीली वो कैसे करनी है. अगर ये नहीं करेंगे तो 27 सितंबर अक्टूबर में नया आईएमएफ का एंगेजमेंट ढूंढ रहे होंगे और फिर वही स्टेबिलिटी की और स्टैग्नेशन की दास्तान अगले 3 साल. डॉक्टर साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि हुकूमत को खुद करना है, लेवी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत में इतना दमखम है कि बड़े मगरमच्छों को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं? हम जैसे गरीबों पे ही टैक्स दर टैक्स लगता रहेगा, या ये हुकूमत इसमें कुछ काम कर पाएगी? आपकी क्या उम्मीदें हैं डॉक्टर साहब? मेरी ये उम्मीद है कि पाकिस्तान को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम एक जनरलिस्ट सेटअप में एक प्रोफेशनल एंटिटीज को, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो होल एफपीआर का फ्रेमवर्क हो, नहीं चला सकते. ये वो एरियाज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं इनपुट ऑफ पॉलिसी एट द हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल मांगते हैं. मैंने हमेशा कहा है कि मनमोहन सिंह की अब पाकिस्तान में बहुत मिसाल दी जाती है. मनमोहन सिंह अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, मैं जब भी उनको कैम्ब्रिज में सुनने का मौका, बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो आरा नहीं है, बट वो इससे अच्छे हेड हंटर थे. उन्होंने जिस तरह की टीम बिल्ड की ऑफ इकोनॉमिस्ट्स और वो दुनिया में कामयाब हुए. उन्होंने ये सुपर टैक्स नहीं लगाया हुआ था, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम टैक्स नहीं लगाया हुआ था, जीएसटी को 18% पे नहीं रखा हुआ था, इकोनॉमी को ओपन करने के लिए डीरेगुलेट किया. ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही 2018 में भट्ट साहब डीरेगुलेशन की बात टेबल पे हुई थी, मैं मौजूद था और हमने कहा कि ये करें. आज 2026 से आपने नहीं किया डीरेगुलेट. अब आप अपनी कोताहियों को आईएमएफ पे भी मत डालें. एक तो ये बात भी क्लियर करा दें, विद होल्डिंग टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, टर्नओवर टैक्स. आप अगर इस सारे निजाम में मुल्क को चलाना चाहते हैं और कैपिटल गेन्स प्रॉपर्टी पे नहीं लगाना चाहते, रिटेल और होलसेल से प्रॉपर इनकम टैक्स नहीं लेना चाहते, और अगर आप ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स एक बुरी चीज है,
तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग और आप जैसे बड़े एंकर्स की बड़ी सैलरी से 38% टैक्स लेके ही मुल्क को चलाएंगे। दैट्स एन अनफॉर्चुनेट स्टोरी व्हिच नीड्स टू चेंज। ये तो आपने बात ही खत्म कर दिया कि अगर हमारी सैलरी से इकोनॉमी चलनी है ना तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है। लेकिन क्या करे खान साहब, महंगाई की चक्की में तो सब कहीं ना कहीं, आप, मैं, कोई हमसे नीचे वाले, हमसे ऊपर वाले, सबको ये हीट फील तो होती है। लेकिन इसका सोल्यूशन हम सबको मिलकर ही निकालना है, खुद अपने अखराजात को कम करके भी, और गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट तो अगर करती तो क्या ही बात है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे हम पहले इकोनॉमी पर बात कर रहे थे, तो बहुत सी सियासी तब्दीलियां, बहुत सी हलचल मचने जा रही है। अब ईद से पहले होती है या ईद के बाद होती है, लेकिन ऐसी गर्मा गर्म खबरें जरूर आ रही हैं। तो भट्ट साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई सच में ऐसा होने जा रहा है? एक ग्रैंड ऑपरेशन पॉलिटिकल लेवल पर होने जा रहा है ईद के बाद, और विफाकी वज़रा भी हमें तब्दील होते नजर आएंगे, और शायद कुछ पीपल्स पार्टी की भी एंट्री हो रही है, ऐसा कुछ है? इंतहाई काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा, मैं अक्सर कहा करता था, मेरा सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आपके साथ प्रोग्राम में पड़ी हुई हैं कि बाबा जी सो रहे हैं, बाबा जी को ना उठाया जाए। लेकिन मुसलसल बाबा जी को तंग करते रहे। आप और मैं इस वक्त प्राउड फील करते हैं जंगी महाज के हवाले से, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मौशी लिहाज से पाकिस्तान जो है वो भी बहुत नीचे है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी मेरे मुल्क में पेट्रोल, बिजली और हर तरह की तंगी जो है वो है। इस सिलसिले में जो खबर है वो खबर ये है कि ईद के फौरी बाद एक बड़ी सर्जरी जो है वो होने जा रही है इस मुल्क में, और उस सर्जरी पर ये होगा कि आपको बहुत बड़े जो नाम हैं, चेहरे हैं, वो आपको तब्दील होते नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें, वफाकी वजीर खजाना है, वो इस मुल्क को चला रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनकी जगह पर मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आ जाए। आपको हो सकता है कि और इस तरह की बड़ी वजारतें हैं उन पर चेहरे चेंज होते नजर आ जाए। बात सिर्फ ये है, इस वक्त अवाम, अस्करी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर है, और अगर रिजल्ट सारा पॉजिटिव या नेगेटिव देना है, शहबाज शरीफ ने, क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने मेरी इत्तलात के मुताबिक डिमांड कर दी है अपनी टीम तो बनानी पड़ेगी। बट साहब, ये भी तो खबरें आ रही हैं कि पार्टी के बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो नाराज हैं, और शायद वो छोड़ दें या फिर उनको निकाल दिया जाए। ख्वाजा सादत रफीक को जैसे देख लें, और बाकी एक दो नाम आ रहे हैं। तो आपके पास तो I'm sure इस हवाले से खबरें होंगी, वो भी हमसे शेयर करें। फिजा, आप ठीक बात कर रही हैं। आप देखें, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज उस तरह वक्त नहीं देती जिस तरह अरकान सूबाई असम्बली या दीगर वफूद को देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने जो काम करने हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं। अब जब आपके साथी आएंगे तो वो आकर कुछ जायज़ नजायज़ हल्के के अवाम को रिलीफ तो देना पड़ता है ना। इसलिए मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ और मैं आपको खबर दे रहा हूँ इस वक्त कि इस लड़ाई में, इस सर्जरी में ना सिर्फ दीगर जमातें हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी अहम अफराद जो इस वक्त नाराज हो चुके हैं। और उनकी आपने देखा पिछले 15 दिन को जरा गौर करें, शहबाज शरीफ साहब जब भी लाहौर आते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जाकर 4-4, 6-6 घंटे की मीटिंग चल रही है। मरियम नवाज साहबा भी उसमें। और भाई क्या मीटिंग हो रही है? मीटिंग ये हो रही है कि जनाब मोहतरम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुझे परमिशन दी जाए, मैंने आप जहाज टैक्सी करता हुआ पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, मौशियत को उठाना है। अगर मौशियत को उठाना है तो फिर बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने होंगे। मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है भट्ट साहब, इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज के रवैये या फिर उनके तर्जे, जो उनकी हुकूमत है उसकी वजह से पार्टी के बड़े नाम एक बार फिर से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा ही है, इसी वजह से पार्टी छोड़ दें, नाराज हो जाएं। सिर्फ मैं आपको 85% तक अपनी खबर की बात को मुसद्दका कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी परमिशन दे दी है मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और अगर ईद तक बाकी 15% परमिशन भी 100% मिल गई तो फिर मुस्लिम लीग नून का है या पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का है, फिर दौगलती गुंजाइश निश्ता, फिर किसी की माफी नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रैंड ऑपरेशन, जैसे आप सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ईद के बाद हम देखेंगे कि भाई सर्जरी हो रही है फिर। अच्छा भट्ट साहब, ये भी तो बताएं कि जाती उमरा में एक बार फिर से सेलिब्रेशन चल रही हैं। उनकी, मरियम नवाज की शायद जो छोटी बेटी है, उनकी भी मंगनी हो गई है, तो किसके साथ हुई है? कोई हमारे व्यूअर्स को बताएं।
फिजा देखिए, बात यह है, आज सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती है ना, बिल्कुल बोगस खबरें चल रही होती है, लोग उनके पीछे चल पड़ते। पता नहीं केड़ी अरबा रुपए ला के इस हुकूमत ने वाल लगाई थी, वो की फायरवाल थी कि केड़ी वाल, फायरवाल थी, वो पता नहीं क्या थी, वो मुझे तो समझ नहीं आई, ना कोई उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है। उसी तरह सोशल मीडिया पर बेहंगम ट्रैफिक जो है वो चल रही है। अब देखें, ख्वाजा साद रफीक फारग हो गया मुस्लिम लीग नून चो, एहसन इकबाल फारग हो गया मुस्लिम लीग नून चो, लड़ पड़े जी। ओ खुदा का वास्ता है, ऐसी टके की कोई बात सच नहीं है। ये सारे बंदे मुस्लिम लीग नून पे है, कोई बंदा मुस्लिम लीग नून से बाहर नहीं जा रहा। हाँ, सख्ती जरूर हो रही है। और जो आपका सवाल था दूसरा कि जी मरियम नवाज कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफीक हो या कोई और हो, 85% मुसद्दिका इतलात है। उनके ट्वीट और उनकी खबरें देख के तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत से वो नाराज है, और हुकूमत भी उनको अब पार्टी उन्हें कह रही है कि छोड़ के जाओ। फिर कोई नहीं जाएगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। सब इसी पार्टी में रहेंगे, सबको काम करना पड़ेगा, सबको नेक नीति से पार्टी की क़यादत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो आप बात कर रही थी ना उधर ढोलकी बजने की, वो खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो गलत है। मैं आपको असल खबर दे देता हूं। देखिए, बात ये है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बेटी जो है, उनके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटे की शादी जो है वो रेल असगर साहब के घर हो गई थी, वो सारी बातें आपको पहले पता। बैरुनिसा की भी शादी, अब छोटी मां नूर है, अब आखिरी बच्ची है, उसकी शान और शौकत से मरियम नवाज ने शादी तो करनी है, और वो शादी कर भी रही है। अब ये हो गया, ओ जी कसूर बारात जाएगी, जी कसूर से बारात आएगी, गुजरांवाला से आएगी। और भाई ऐसी तमाम बातें गलत है। जो सच्ची बात है सिर्फ ये है, उनकी प्राइवेट बात है, हम नहीं ले करना चाहते। शरीफ खानदान जो है, कश्मीरी खानदान, ये कश्मीरी खानदान का जो एक पुत्र है, वो मरियम नवाज की बेटी से उसकी शादी हो रही है। वो भी कश्मीरी है, ये भी कश्मीरी है, और ये मंगनी ईद के मौके पर हो रही है, उनके घर ढोलक शोलक बज रही है। हाँ, ये भी ठीक है। उनकी बेटी मां नूर की, मरियम नवाज की बेटी की शादी जो है वो दिसंबर में होनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रवायात है कि उन्होंने अपने बेटे हुसैन नवाज की शादी की है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बेटों की, बेटियों की, जिसकी भी शादी की वो करते ही दिसंबर है, 31 दिसंबर को वलीमा करते हैं। उन्होंने तो फिर ये कोई कजन मैरिज तो नहीं हो रही? भट्ट साहब हमें भी बता दें, कौन सी ये कश्मीरी फैमिली, कौन, कोई नाम बताएं, कोई कजन मैरिज है या कोई और है? और नहीं, कजन कुजन कोई नहीं है। बात यह है, कश्मीरी मजा दियां भैना होंदियां ने, ठीक है यार, उनकी शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, यहां तक बात ठीक है। हमें क्या जरूरत है हम डिस्क्लोज करें और इस तरह पटोरा बक्स खोले फिजा। लेकिन बहुत सी क्लेरिफिकेशंस की जरूरत है ना। सोशल मीडिया पर वही बात मैं देख रही थी, कोई कसूर कह रहा है, कोई गुजरांवाला कह रहा है, कोई पार्टी के किसी बंदे के साथ जो है वो रिश्ता जोड़ा है, मतलब डिफरेंट स्पेकुलेशंस आ रही है। मैं तो बस क्लैरिटी के लिए कह रही थी भट्ट साहब, आप भी कुछ नहीं हमें बता रहे। नहीं फिजा, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जो आप फरमा रही हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि ईद के मौके पर, ईद को बड़ी दूर नहीं है, मेरा ख्याल है 27 को ईद है, बड़ी ईद हमारी, ठीक है जी। ईद पे बकरे आप भी ज़िबा करेंगी, और अमेरिका से आके मेरा ख्याल है गाय आप भी काटेंगी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा भी प्रोग्राम है ऊँट ज़िबा करूँ। सवाल ये है, उनकी मंगनी जो है वो जरूर हो रही है, यहाँ तक ठीक है, उनके घर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यहाँ तक ठीक है। इस बेटी की, मरियम नवाज की जो तीसरी बच्ची है, 1 बेटा 2 बेटी हैं, उसकी इस साल के इख्तिताम पर दिसंबर में शादी हो रही है, यहाँ भी ठीक है। और कश्मीरी बरादरी के घर हो रही है, यहाँ भी ठीक है। आप भी मुबारकबाद दे, हम भी मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल मुबारकबाद जी। वो वैसे भी अभी छोटी सबसे लास्ट वाली आई थिंक बेटी है जिनकी शादी हो रही है। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू शरीफ फैमिली। और खुशियों का माहौल बना हुआ है, तो हम भी खुशी होंगे इसमें। लेकिन बट साहब आपने नाम फिर भी नहीं बताया। बट एनीवेज आज के प्रोग्राम से इतना ही व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।